सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है। अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठ के फौज को कह रहा है कि बगावत करो आर्मी चीफ के खिलाफ। पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं है, कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं है। अब तो चल चलाओ का वक्त है, अब तो अगले इलेक्शनों की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एक किस्सा ख़त्म नहीं होता, उसकी स्याही खुश्क नहीं होती कि दूसरी बात शुरू हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा ने गिलगित में आज कहा कि अब तो इमरान खान एनआरओ मांग रहा है और नवाज शरीफ उन्हें एनआरओ नहीं देंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले आप सेलेक्टेड थे, अब आप रिजेक्टेड हो। अभी तो इमरान खान के बयान की स्याही खुश्क नहीं हुई थी जब मरियम बोल पड़ी। इमरान खान ने इनसे पहले कहा कि जी नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए बाहर बैठकर फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने ये बात उस वक्त कही जब बिलावल भुट्टो के बीबीसी के इंटरव्यू की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फौजी क़यादत के बारे में नवाज शरीफ की बातें उनकी ज़ाती सोच है, ज़ाती बातें हैं, ये पीडीएम का एजेंडा नहीं है। पीडीएम पर किसी का नाम लेने की बजाय सेलेक्टर्स की बात की जानी थी, एस्टेब्लिशमेंट की बात करने पर इत्तफाक हुआ था। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अमीनुल हक साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, दिफा के वज़ीर रहे, खारजा अमूर के रहे, तिजारत के रहे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बीबीसी को इंटरव्यू आया है, इसने तो स्टर पैदा कर दिया है। क्या वाकई पीडीएम टूट रहा है? शेख रशीद भी आज यही बात कर रहे थे। खैर, शेख रशीद ने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसकी कोई बात जो है ना, उसका जो चिराग का जिन जो है ना वो सो रहा है और वो उसके जो भी खबरें हैं वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही हैं। बाकी उसकी एक खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है, जो झाड़ू फिरने वाली जनवरी तक, और वो जनवरी तक झाड़ू फिरेगी, लेकिन इस तरफ नहीं फिरेगी, उस तरफ फिरेगी। मैं यही पूछने वाला था कि झाड़ू किधर फिरेगा? झाड़ू शेख रशीद की टीम की तरफ फिरेगा। यानी आप कहते हैं पीटीआई पर झाड़ू फिरेगा? पीटीआई पर और शेख रशीद जैसे लोगों पर और जो भी अलायंस के उनके लोग हैं उन सब पर फिरेगा। इनकी अलायंस तो ऐसी टूट गई है। कल आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग काफ वाले क्या बोल रहे थे इनके अलायंस पे। मैं उनके अलायंस पे आता हूं। पहले तो जरा ये बिलावल भुट्टो जरदारी वाली बात पे, पीडीएम की बात हो जाए ना। चेयरमैन बिलावल ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे पीडीएम में कोई दरार पैदा होने वाली, कोई तासुर, कोई ये लेके पीडीएम में दरार पैदा हुआ है। चेयरमैन बिलावल अपनी पार्टी के हवाले से जो बात कर रहे थे कि देखें, हम कभी भी किसी इदारा, यानी वो भी इदारा फौज के सरबराह को डायरेक्टली हम उसके ऊपर अगर कोई बात करते हैं, या अगर हम उसको किसी बात, जैसे मियां नवाज शरीफ ने जो बात की थी, हमने सिर्फ ये कहा है, चेयरमैन बिलावल ने ये कहा है कि आप एविडेंस दें इन सारी बातों का। हम पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम अपने आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी ये कहते रहे कि एक बार उन्होंने कहा, मुझे याद, उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड के साथ साथ सेलेक्टर्स को भी घर भेजेंगे। वो किस लिए, किसके बारे में था? आप लोग जो समझे सेलेक्टर या सेलेक्टेड, ये अब तो रिजेक्टेड वाली बात दुरुस्त साबित हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि चेयरमैन बिलावल ने जो बातें की हैं, वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ है और वो पीडीएम का मौक़िफ़ नहीं है। पीडीएम का मौक़िफ़ जो है वो स्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो बात उन्होंने की थी, स्टैब्लिशमेंट में फौज नहीं आती है,
اسٹیبلشمنٹ میں اور بھی دوسرے ادارے ہیں, لوگ ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے, اس میں فورن کنٹریز بھی ہیں جو پاکستان کے اندر, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کو جو ہے کہا وائٹ ایلیفنٹ, اور اس کا ریئیکشن کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے فورن ایلیمنٹ زیادہ ہی جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں. چلے ادھر رکیے, ایلیمنٹس آپ کہہ رہے ہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب. عمران خان آج بہت بڑا الزام لگا گئے, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کر فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب نے اگر یہ نیا منصب سنبھال لیا ہے کہ وہ محمد نواز شریف کے ترجمان ہے, یہ تو وہ منصب نہیں لے سکتے. یہ عمران خان صاحب کی تشریح جو ہے وہ اس بیان سے زیادہ خطرناک ہے. اور آپ اس پر غور کریں کہ جتنی دفعہ عمران خان صاحب اس موضوع پر میں تو کہوں گا زہر افشانی فرما رہے ہیں, وہ معاملات کو مزید خراب تر کر رہے ہیں. میاں نواز شریف نے اپنی جو گلشن کی تقریر تھی اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کوئٹہ میں تقریر کی, انہوں نے جو بات کی وہ کر دی. اب وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کی تشریحیں کریں, اور جو پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ ان 27 نگاتی دستاویز میں لکھا ہوا ہے اور ہم سب اس پر کاربند ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی قد احتیاطی سے کبھی وہ ٹرمپ کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیتے ہیں, کبھی مودی کی طرف جھکاؤ ظاہر کر دیتے ہیں, کبھی وہ جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. بھئی فوج کے اندر بغاوت کا کس نے کوئی بات کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہ ہی نواز شریف نے یا مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر نے یہ بات نہیں کی. اسی چیز پہ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے نا. جی دیکھیے, ان کے تحفظات پوری طرح جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جو ایجنڈا ہے, میں پھر کہوں گا جو 20 ستمبر کو سائن ہوا تھا, ہم سب اس پر قائم ہیں. اس پر قائم رہتے ہوئے ہر پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس جمہوری جو ایجنڈا ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا بات کرنی ہے. میاں نواز شریف نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے, لیکن جو 11 جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے جو 27 نکاتی دستاویز ہے اس پر پوری طرح قائم و دائم ہے. اور یہی ہماری جد و جہد ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ایک ایسے انتخاب تک پہنچنا ہے اگلے چند ماہ میں جو صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک ہو. اور جو دوسرے بہت سارے ایشوز جس کا ذکر اس میں ہوا ہے, کوئٹہ میں مسنگ پرسن کا ذکر ہوا تھا, وہ سب ہمارے ایجنڈا کا حصہ ہے. اب اس کو کوئی یہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے پہ مسلم لیگ نون قائم ہے. ادھر رکیے گا سید امین الحق صاحب, یہ کیا نئی بات آ گئی؟ عمران خان کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا. آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اب عمران خان این آر او مانگ رہا ہے لیکن ہم نہیں دیں گے. مریم نواز صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے سلیکٹڈ ہو, اب تم ریجیکٹڈ ہو. یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ادھر؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جہاں تک این آر او کی بات ہے, اس سلسلے میں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کا واضح دو ٹوک موقف ہمیشہ رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب شاید پریس کانفرنس کر رہے ہوں یا کہیں تقریر کر رہے ہوں یا پارلیمنٹ میں خطاب, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ زیادہ کھل کے روشنی ڈال سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کہنا کہ اب وفاقی حکومت کا قائم نہ رہنا, یا جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ آپ کے دوسرے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی بات کی کہ میرا خیال ہے جنوری فیبری تک جھاڑو پھر جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آثار کہیں نہیں ہے. ماضی میں بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت ہوا کرتے تھے, یا اس کے بعد میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس طرح کی کانسپریسی تھیوری چلائی گئی. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 پارلیمنٹ نے اپنا ٹینڈر مکمل کیا ہے. تو اس طرح کی گفتگو کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری روایت کے برخلاف ہے. ہمیں ایک دوسرے کو وسیع قلبی اور وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اختلافات بالکل رکھنے چاہیے, لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر جمہوریت کے لبادوں کو لپیٹنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی موجودگی جسے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جمہوری روایت قائم و دائم رہتی ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے, احتساب ہوتا ہے. تو ہر طرف سے ہو رہی ہیں نا, مثلا میاں نواز شریف کے بارے میں کہنا وہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اپنی طرف سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہر طرف سے ہو رہی ہیں, صرف اپوزیشن تو نہیں کر رہی نا.
देखिए ना, मेरा ख्याल है कि शौकत साहब, अगर आप मियाँ साहब की जो तकरीर सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, मतलब अक्सरियत से भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि उनके उन इल्ज़ामात से मुत्तफिक नहीं है, और इंक्लूडिंग MKM पाकिस्तान ने भी मतलब इनके इस बात से एग्री नहीं किया कि जो गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू उन्होंने इख्तियार कर रखा, और किसी सूरत में भी रियासत के खिलाफ तकारीर, रियासत के खिलाफ गुफ्तगू MKM बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और हमेशा हमने इसका वाज़ह दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाया है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि, और हमें साफ नज़र भी आ रहा है कि खुद PDM के अंदर जो जिसे कहते हैं अपोजिशन की इतनी बड़ी अलायंस बनी हुई है। आज अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, और GUI और जो है वो बाकी दो सियासी पार्टियों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रही है। तो इनमें आपस में खुद भी इत्तेफाक। चले इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेना है मुझे। नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, PDM के हवाले से तो हमने बात कर दी, लेकिन जो कल हुकूमती इत्तेहाद में डेवलपमेंट्स हुई, मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि सैयद अमीन उल हक साहब उस इत्तेहाद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पारा बहुत ऊपर है, PDM के हवाले से भी बात हो रही है, और हुकूमती इत्तेहाद ने भी गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म की तरफ से ज़ोहराना दिया गया, खाना दिया गया, कुछ ने तो शिरकत ही नहीं की, और जिन्होंने शिरकत की उन्होंने वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सैयद अमीन उल हक साहब, आप बड़े इत्तेहादी हैं, वज़ीर आज़म की काबीना में भी शामिल हैं। कल भी जब खाना था तो सारा आप लोगों की तरफ से, MKM पाकिस्तान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए, ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के बारे में थे। लेकिन कराची के लोग, कराची की सियासी जमातें ये भी कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने जिस पैकेज का ऐलान किया था 1100 अरब रुपए का, उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिंध हुकूमत के बारे में आप लोगों ने कल कहा कि जी उनके प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, MKM पाकिस्तान के। आपके मतलब है ये हुकूमत में भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए शौकत भाई, कल के मेरा हाल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंच किया था, उस लंच में मां सवाए काफ लीग के तमाम सियासी पार्टियां, जैन बुख्ती साहब मौजूद थे, GDA की तमाम टॉप लीडरशिप मौजूद थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की टॉप लीडरशिप मौजूद थी, इसी तरह MKM पाकिस्तान के तमाम लोग मौजूद थे। तो मैं समझता हूं कि तकरीबन तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। अब रिजर्वेशन, यस, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की अपनी अपनी रिजर्वेशन है, और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स रहना भी जमहूरियत का हुस्न है, और कोई भी आदमी 100% किसी एक पेज पे मुत्तफिक नहीं हो सकता है। जहां तक MKM पाकिस्तान का ताल्लुक था, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, मैं समझता हूं कि बड़ा वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ हर फोरम पे अपनाया है, और कल भी इस बात को दोबारा रिपीट किया कि असल मसला क्या, असल मसला ये भी है कि MKM के वो तमाम कानूनी दफातर जिसके कागजात MKM पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो मेरा ख्याल है MKM पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, मैं फिर कहूँगा, आप क्योंकि वफाकी वजीर भी हैं, काबीना में बैठते हैं, मैं कराची में था गुज़श्ता 2-3 दिन, वहाँ मजीद अजीज साहब साबिक सदर हैं KCCI के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मैंने कराची चैम्बर वालों के साथ प्रोग्राम किया तो बिजली का जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, मैं उल्टा उनको बता रहा था कि वफाक की तरफ से अच्छी खबर आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म तो पहले भी ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 162 अरब रुपए का भी कराची के लिए ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, हुआ कुछ नहीं है। तो पब्लिक के अंदर, स्टेक होल्डर्स के अंदर, जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं, उनके अंदर एतमाद की कमी है कि जब तक ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं होगा वो यकीन नहीं करने वाले। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये तो बात दुरुस्त है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम अपने रिलीफ चाहती है, और वो चाहती है कि वो जो रिलीफ दिया जाए वो तो मतलब उनको महसूस भी हो। मैं समझता हूँ कि आपने मजीद अजीज साहब का नाम लिया, बड़ा नाम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, फेडरेशन के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो एनर्जी पॉलिसी का ऐलान किया, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें पीक आवर और ऑफ पीक आवर का भी खात्मा कर दिया गया। साथ साथ मेरा ख्याल है कि तमाम इंडस्ट्रीज को तकरीबन 7 रुपये कुछ पैसे का बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने इसको ज़बरदस्त रिलीफ अप्रिशिएट किया है।
یہ بہت اچھا اقدام ہے اور بہت اچھا اقدام ہے. ادھر رکیے گا, بہت اچھا اقدام آپ سمجھ رہے ہیں. سردار نوین قبول صاحب, کراچی کے عوام کو تو کچھ نہیں ملا ابھی تک. یہ پروجیکٹ اعلان ہو گیا, بڑے بڑے پروجیکٹس کے اعلانات ہوئے, لیکن سڑکیں میں نے خود دیکھی ہیں, وہاں پانی کی پرابلم میں نے خود دیکھی ہے, بجلی کا گیس کا تو بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اعلانات ہو گئے, عوام کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہی دکھ ہوتا ہے, یہی میں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں کو کہوں گا کہ جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں سندھ کے اوپر, آپ لوگ خود بیٹھے ہیں وفاق میں, وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ 1100 ارب کو چھوڑ دیں, آپ 100 ارب تو لائے کم سے کم. یہ جو بارش کے بعد جو سڑکیں ٹوٹی ہیں, جو وعدہ کر کے پرائم منسٹر گیا ہے, جو یہاں پر حال ہوا ہے, اس کے اوپر کم سے کم آپ لوگ اگر احتجاج بھی کر لے تو کراچی کے عوام سمجھیں گے کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا وہ ہمارے لیے بات بھی کرتے ہیں. لیکن اگر صرف سیاست کریں گے, بیٹھ کے صرف سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, دیکھیں جو سندھ حکومت کام کر رہی ہے وہ اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن یہ کون سا پرائم منسٹر ہے, یہ کیسا پرائم منسٹر ہے جو کہ آ کے اعلان کر کے پھر مذاق سمجھتا ہے کہ میں نے آ کر کراچی کے عوام کو چونا لگا کے چلا گیا, بیوقوف بنا کے چلا گیا, 1100 ارب کا اعلان کر دیا اور دیا 1 روپیہ ابھی تک نہیں ہے, نہ وہ دے سکے گا نہ دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ کراچی والوں کے ساتھ مذاق ہے. اب آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم کو سنا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے تو کل وزیر اعظم کو الٹا یہ بات کی, جو رپورٹ ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس پہ عمل ہو جاتا ہے, باقی اتحادی جو بات کرتے ہیں نہیں ہوتا. میں وہی کہتا ہوں نا, ان کو تو پھر یا تو پھر ہماری تعریف کرنی چاہیے, انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی ہے, یہاں پر آپ کے سامنے میڈیا میں کہے کہ ہم تو ان کی بات سن لیتے, سندھ حکومت تو سن لیتی ہے, وفاقی حکومت نہیں سنتی ہے. کتنا دیکھیں, آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے, آپ سندھ حکومت میں نہیں بیٹھے ہیں. آپ کل آئے سندھ حکومت میں بیٹھنے کے لیے, ہم تیار ہیں آپ کو لینے کے لیے. آپ سندھ حکومت میں بیٹھے, آپ آئے کام. یہ آپ باقاعدہ پیشکش کر رہے ہیں. میں پیشکش کر رہا ہوں بالکل ان کو کہ یہ آئے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کام زیادہ کر سکیں گے, وہاں سے کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ وفاقی حکومت. ویسے یہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پہلے پیشکش کی تھی, انہوں نے, مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جتنی وزارتیں آپ کی مرکز میں ہیں اتنی ہم سے لے لیں, ہمارے ساتھ آ جائیں. ہم سے لے لیں اس لیے لے لیں کہ دیکھیں برے وقت میں ہم ہی آپ کے کام آئیں گے. اس وقت آپ لوگوں کا برا ٹائم چل رہا ہے, برا ٹائم کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کی سنی نہیں جا رہی ہے وفاق میں. مجھے پتا ہے کہ عمران خان جو ہے آپ لوگوں کو بہت لائٹلی لے رہا ہے, لیکن عمران خان کو آپ لوگ اگر آنکھیں دکھائیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹوں سے عمران خان کی حکومت کھڑی ہے, اور آپ کے ووٹوں سے آپ کے جو ہے ووٹوں سے بل پاس ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئے کراچی کے لیے مل کر لڑیں, آئے کراچی کے لیے مل کر وفاق سے لڑے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اورنج ٹرین جب شروع ہوا لاہور میں, جو کہ مسلم لیگ نون کو کریڈٹ ملنا چاہیے, اورنج ٹرین مسلم لیگ نون لے کر آئی, انہوں نے روکا, انہوں نے کتنے سال روکا. یہ خرم دستگیر صاحب بیٹھے, ان سے پوچھے کہ اورنج ٹرین کو روکا, لیکن الٹیمیٹلی ان کو چلانا پڑا. اچھا, میں آپ کی بات کا, آپ نے جو پیشکش کی ہے, میں امین الحق صاحب سے اس کا جواب لوں گا, لیکن میں ابھی خرم دستگیر خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. خرم صاحب, کاف لیگ کل نہیں آئی کھانے میں, اور چودھری مونس الہی نے ٹویٹ بھی کیا ہے, میں اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. لیکن یہ بتائیے, کاف لیگ نہیں آئی, آج جہانگیر خان ترین واپس آ گئے, انہوں نے آتے ہی کہا کہ شوگر کا جو کرائسس ہے, میں اس پہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنی ملز 6 ملز جو ان کی ہیں, انہوں نے کہا میں 10 نومبر سے کرشنگ کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں. تو حکومت کو تو پھر طاقت ملے گی, بوسٹ ملے گی ان کے آنے سے. صاحب, عمران خان نے پاکستان میں حاکمیت کا جو جنازہ نکالا ہے, اس کو اب کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو ان کے ہواری ہیں وہ عمران خان کے ہواری نہیں ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس حکومت کو سپورٹ کریں, لہذا وہ کر رہے ہیں. اس لیے کھل کر مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ہم نے تو ووٹ کی کمٹمنٹ کی ہوئی, ہم نے کھانے کی کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی, سوشلائز کرنے کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اور ایشو یہی ہے کہ آپ چاہے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی پچھلے 15 ماہ سے ڈبل ڈیجٹ پہ ہے, پاکستانیوں کے گلے کٹ گئے ہیں آٹا کی قیمت دیتے ہوئے, چینی کی قیمت دیتے ہوئے. اور اس کے بعد کراچی کی جو صورتحال ہے, اگر وفاق میں سنجیدگی ہوتی تو اب تک 2.25 سال میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو کم از کم تکمیل کے مراحل میں ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا. لیکن پورے ملک میں صرف ایک ہی چیز کی تکمیل کی ہے, جو کہ پشاور BRT ہے, جو
जहां 4 बसों को आग लग गई, वो 38 दिन बंद रही, फिर चालू हुई, फिर आग लग गई। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है, ये नया पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पेशावर की बीआरटी बनाई है और कुछ नहीं बनाया। बना तो ली ना, चले बसों को आग लग गई, लेकिन बीआरटी खुद वजीर आजम साहब गए थे, उन्होंने सफर किया बस में, खड़े होके उन्होंने वो सफर किया, उसमें बीआरटी बंद तो गई ना। देखिए ना जी, यही तो हमने देखना है कि जब आप एक ऐसी बीआरटी बनाते हैं जिसकी एक शहर में कीमत मुस्लिम लीग नून की तरफ से 3 बीआरटीज जो बनी है, लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और मुल्तान में, उससे ज्यादा है। और उसमें जिस किस्म की नाअहली और नालायकी देखने में आई थी, क्योंकि पीटीआई की जो केपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ये ठेका दिया जिसको शहबाज शरीफ साहब ब्लैकलिस्ट कर दिए थे उसकी नाअहली और नालायकी की बुनियाद पे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, 2.25 साल में इस कौम को सवाए भूख के, बेरोजगारी के और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, मुझे इतना बड़ा बोझ है जो ऑलरेडी इनके जो हवारी हैं उनके लिए उठाना मुश्किल हुआ है। और आने वाले एक मिनट इधर रुकिएगा, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि इनके आप हवारी कह रहे हैं, मैं इत्तेहादी कह लेता हूं, बोझ उठाना मुश्किल है। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। इस नुक्ते की वजाहत आना जरूरी है नाजरीन के, क्या वाकई काफ लीग इस बोझ को अब उठाने से इनकार कर रही है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कल वाला जो खाना था और फिर चौधरी मोहनस इलाही का ट्वीट, क्या मुआहदे में ये लिखना पड़ता है कि वोट देंगे और खाना भी खाएंगे? यानी एक टोंट किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया। आपने कहा कि इत्तेहादी या हवारी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मैं इत्तेहादी कह देता हूं कि वो बोझ नहीं उठा सकते। क्या वाकई काफ लीग यानी नाला हो चुकी है? तारिक बशीर चीमा साहब भी बातें कर रहे थे, वो खाली बड़कें तो नहीं है, कुछ सब्सटेंशियल चीजें नजर आ रही हैं आपको? तारिक बशीर चीमा साहब ने एक और चैनल के ऊपर तो बाकायदा कहा कि अब नए इलेक्शन की तैयारी है तो हमने खानों में जाकर क्या करना है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि खासतौर पे सुबह पंजाब में हाकमियत का इन्हदाम हो चुका है, कोलैप्स एंड कैटास्ट्रोफी। किसी भी किस्म की पिछले 2.25 साल में कोई तामीर नहीं हुई। जो चलते हुए बल्दियाती इदारे थे उन्होंने एक गासिबाना तरीके से खत्म कर दिए। नए इलेक्शन करवा नहीं सकते, ना ही करवा सकते हैं। और जो सेहत थी, तालीम थी, मैं सिर्फ सेहत की बात करूंगा कि जिन अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त थी, टेस्ट मुफ्त थे, रचा बच्चा के केस मुफ्त थे शहबाज शरीफ के दौर में, वो सारी सहूलियात विड्रॉ कर ली गई। तालीम में मैं जरा काफ लीग का फिनोमिनन समझना चाहता हूँ। आपकी पार्टी से मुलाकातें होती रही, राना सनाउल्लाह साहब की, उन्होंने देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की मुलाकात हुई थी काफ लीग के साथ, मैं नाम नहीं लेता किन की हुई थी, तो क्या वो भी कोई बैकग्राउंड है इसमें? देखिए, इसमें सिंपल बात यह है कि उन्होंने भी, आखिर काफ लीग ने भी अपने वोटरों के पास जाना है और उनको वो कुछ दिखाने से कि जिस हुकूमत के साथ वो रहे हैं उसने क्या तामीर और तरक्की की है या पंजाब के लिए क्या बेहतरी लेकर आए हैं। तो सवाल ये कि वो ये कहें कि जब 2.25 साल हमें जो है कुछ वजारतें मिल गई या मोहतरम चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर बन गए, उन ओहदों के अलावा काफ लीग के पास अपने वोटरों को दिखाने के लिए ये काफ लीग के लिए भी आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आपने काफ लीग के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इधर रुकिएगा सईद अमीन उल हक साहब, मैं जरा कनेक्ट करता हूं उस बात को, लेकिन पहले ये बताइए, चौधरी मोहनस इलाही साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मुआहदा वोट देने के लिए है, खाना खाने के लिए नहीं है। क्या इस हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं, मुआहदे में ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये मुआहदा वोट देने के लिए या खाने के लिए भी मुआहदे में चीजें लिखी जाती हैं? क्या मतलब लेते हैं आप इस बात का? मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं आपसे पहले जो नबील गबूल साहब ने फरमाया, मेरा ख्याल उसका जवाब आप लेना मुझसे भूल गए, मैं दे देता हूं कि देखिए, गुज़श्ता 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध में हुकूमत करती चली आ रही है और कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास को खंडरात में तब्दील कर दिया है। कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं,
ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम कर दिया गया है, जैसे कि हेल्थ नाम की कोई सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 लाख नौकरियां अगर पिछले 10 साल में निकाली गई हैं तो शहरी सिंध को मेरा ख्याल 10,000 भी नौकरियां नहीं दी गई, और वो भी जाली डोमिसाइल पे शहरी सिंध के हकूक पे डाका डाल दिया गया। अब किसी सूरत में भी मैं समझता हूँ कि आज पेशकश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरदार नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि वफाक ने आपको कुछ नहीं देना, ना कराची के लिए, ना हैदराबाद के लिए, ना मीरपुर खास के लिए। आप हमारे साथ आए, हम आपको वजारतें भी देंगे, तरक्की के अमल में भी शामिल करेंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे। इस पेशकश के हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ। गुज़श्ता 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए एक बस भी नहीं दिया। 13 साल गुजर चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को 13 गैलन पानी भी नहीं दिया। वो कह रहे हैं आप तो साथ थे, इत्तेहादी थे। मैं बिल्कुल उस पर आऊंगा। मैंने उनकी गुफ्तगू के दौरान गुफ्तगू नहीं की थी, तो मैं समझता हूं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे मुकम्मल कर लेने दे, उसके बाद वो बातें कर लें। मेरा ख्याल MQM पाकिस्तान किसी के मशवरे पे नहीं चलती, बल्कि MQM पाकिस्तान अपने वोटर, सपोर्टर, अपने कारकुनान की आरा को लेकर आगे बढ़ती है, और उन तमाम लोगों के मुत्तफ़क़ा राय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तासुब परस्त, नस्ल परस्त हुकूमत है, जिसने शहरी सिंध के साथ मसलसल 13 साल से ज़्यादतियां करती चली आ रही है। पर आपने बात की, आपके दोनों फरीक जो बैठे थे उन्होंने, एक ने बात की BRT की, एक ने बात की BRT की, दूसरे ने बात की ऑरेंज लाइन की। आप मुझे बताएं, 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम चीजें किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ट्रांसपोर्ट के निजाम। ब्लूमबर्ग आपने देखा कि दुनिया का एक बेहतरीन जिसे कहते हैं अखबार है, उसने कराची के बारे में क्या लिखा कि कराची को जिसे कहते हैं तबाह बर्बाद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसे कहते हैं कि 95% टैक्स लेने के बावजूद कराची के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और MQM पाकिस्तान क्या कहती है? MQM पाकिस्तान अगर आज वफाक के साथ बैठी है तो वफाक की तरफ से 1.1 ट्रिलियन का जो इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। MQM ये नहीं कहती कि ये कराची पे एहसान है, बल्कि MQM कहती है कि ये कराची के वालों का हक उनको लौटाया जा रहा है। उसके सिलसिले में अगर देखेंगे K4 का मंसूबा, यानी K4 का मंसूबा तो सवाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे सिर्फ 2 लफ्ज में जवाब दे देंगे, आपको ये पेशकश कबूल है या नहीं है? मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि MQM पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास को खंडरात में तब्दील किया है। तो ऐसे लोगों के इधर रुकिएगा, मैं सरदार नबील गबोल साहब की तरफ जाता हूं। जी सरदार साहब। मुझे बड़ा दुख है, अमीन उल हक साहब ये बात कर रहे हैं 2008, यानी ये 13 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। 2008 से तो आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे, वफाक में भी थे, सूबे में थे। आप लोग उस वक्त से लेकर अब जब आप लोगों की MQM भी टूट गई, फिर भी आप लोग आज भी हुकूमत में हैं। मुझे बताएं कि आप लोग अगर कहते हो पीपल्स पार्टी जो है वो नस्ल परस्ती करती है, तो हमने आप लोगों को गले क्यों लगाया हुआ था? अगर हम तासुब वाले पार्टी थे तो हमने आप लोगों को गले क्यों लगाया था? हमने आप लोगों को 1947 में भी गले लगाया, हमने आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। और हमने ये पिछले 11 साल की आप बात कर रहे हैं, 13 साल की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप लोगों को बहुत ही यानी मोहब्बत दी, प्यार दी और आप लोगों को नवाजा है। लेकिन आप लोग उसके बदले में कहते हैं पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, तो ये बड़ी दुख की बात है। जो भी तरक्याती काम अगर कराची में हुए हैं तो ये 2008 से लेकर और 2013 की जो पीरियड था उसमें हुए। उससे पहले मुशर्रफ के दौर में आप लोग ने जो काम किए, मुशर्रफ के दौर में जो मेयर ने काम किया उसकी मैं तारीफ जरूर करूंगा, बिल्कुल हुए। लेकिन बाद में उसको कैरी ऑन पीपल्स पार्टी ने किया। आप तो साथ हमारे साथ बैठे हुए थे। सरदार साहब एतराज सिर्फ शहरी जो एरियाज हैं, कराची वाले हैं, हैदराबाद वाले, वो नहीं कर रहे। GDA तो इंटीरियर सिंध से है, GDA ने भी कल एतराजात किए, हुकूमत को तो एक दफा वो थ्रेट भी कर चुके थे। पराचा साहब, GDA कोई पार्टी नहीं है, GDA एक काबीना में बैठे हैं वो। जी, जो भी हुकूमत आता है उसमें वो उनका 1-2 वजीर नजर आ जाता है। वो इस दफा तो हाथ हो गई उनके साथ बड़े वादे किए गए थे 2018 वाले इलेक्शन में, लेकिन 2018 वाले इलेक्शन में वो लोग भी हार गए जो समझ रहे थे, जो रात को जीत के बैठ गए थे और सुबह हार गए थे। तो मैं समझता हूँ GDA को मैं कोई पार्टी नहीं समझता हूँ।
لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم ٹوٹی ہوئی ایم کیو ایم ہے اس کو بھی جو ابھی 4 سیٹیں ان کے پاس ہے کم سے کم ان کو سوچنا چاہیے کراچی کے حوالے سے, کیونکہ صرف کراچی نے ان کو سیٹیں دی ہیں. تو آپ لوگ کراچی کے لیے لڑے ہیں عمران خان سے, ہم تو ویسے ہی لڑ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آپ حکومت سے سردار صاحب اگر پورے کھانے میں بیٹھ کے وہ کراچی کی بات کرتے ہیں, وہ کراچی میں ترقی نہ ہونے پہ تحفظات ڈائریکٹ وزیر اعظم کو پہنچاتے ہیں, تو وہ لڑ تو رہے ہیں. پراچا صاحب, لڑائی اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی مخالف کا کھانا بھی نہ کھائے. آپ کھانا تو ان کا کھا لیتے ہو لیکن کہتے ہو کہ جی ہم آپ سے لڑنے کے لیے آئے. یہ کون سی لڑائی ہے؟ آپ نمک بھی ان کا کھا رہے ہو اور لڑ بھی رہے ہو. اس سے تو پھر آپ لوگ سے اچھا پی ایم ایل کاف نکلا, چودھری شجاعت والے نکلے, جنہوں نے کھانے تو نہیں کھایا, ان کا نمک تو نہیں کھایا. نمک حلالی تو نہیں کی نہیں. بہرحال چودھری شجاعت کے پاس آج میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں, چودھری شجاعت کے پاس آج صوبائی وزراء بھی گئے ہیں اور کچھ وفاقی وزراء بھی ان سے. بوزدار صاحب گئے ہیں, بوزدار وزیر اعلیٰ صاحب گئے, پتا ہے ہمیں, پتا ہے وزیر اعلیٰ بھی گئے ہیں, ان کو منانے کے لیے گئے. وہ بڑے جلدی مان جاتے ہیں, ان کا گلہ کچھ نہیں ہے. ان کو الگ سے کھانے میں بلایا کرے, وہ کہتے ہیں ہمیں الگ سے عزت دو, سب کے ساتھ نہیں بٹھاؤ. یہ سارا عزت دینے کا ہی مسئلہ ہے پاکستان میں. بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب, آپ نے وقت دیا. سید امین الحق صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. خرم دستگیر خان صاحب آپ بیزی تھے, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, باتیں کچھ عجیب سی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, ایک ڈیولپمنٹ ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. مسئلہ الیکشنز کا بھی ہے. ایک تو امریکہ کا الیکشن ابھی تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, پوری دنیا پریشان ہے کہ رزلٹ کب آئے گا, کون جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے. اور دوسرا گلگت بلتستان کا الیکشن, یہ کرنٹ جو سیاسی کنفرنٹریشن ہے, سیاسی تصادم ہے, یہ ایک میٹنگ سے ہی شروع ہوئی ہے, جو میٹنگ کی اندر کی خبر آ کر شیخ رشید نے جاری کر دی, اور اس کے بعد پھر آج بھی وہ ماحول گرم رہا. دیکھیں یہ الیکشن کس کروٹ رہتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور آپ کو بتا دوں, یہ محض گلگت بلتستان کا الیکشن نہیں ہے. اس الیکشن کے اثرات, اس کے دوران جو کیمپین ہے, اس کے اثرات پورے پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.